कल हम क्या बात कर रहे थे कि चार्जेस बेसिकली कहाँ से आते हैं किसी भी मटेरियल, बिकॉज आपका जो मटेरियल है वो बना है आपके मॉलिक्यूल से, ठीक है। और हाँ। मॉलिक्यूल बना है इज मेड ऑफ द एटम्स, और एटम्स के अंदर आपके क्या क्या होते हैं, बिकॉज आपको केवल इतना याद रखना है कि जो भी मेरा एटम्स है उसके हम्म। अंदर क्या क्या होते हैं। आपका एक न्यूक्लियस होता है, उस प्रोटॉन। न्यूक्लियस के अंदर आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन का न्यूक्लियस हाँ, होता है। और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ आपके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व हम्म। करते हैं। तो जस्ट रिमेम्बर वन थिंग, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होता है, अंदर नहीं होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के हम्म। अंदर केवल आपका प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? न्यूट्रल। देखो बेटा, ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है आपका प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक है। न्यूट्रॉन का चार्ज मतलब कोई चार्ज नहीं है, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस जीरो, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। हाँ। मतलब न्यूक्लियस का इस चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, और जो भी इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव। चार्ज होता है दैट इज योर नेगेटिव, ठीक है। ओके, अब देखते हैं कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपको समझ में आ गया। मतलब कोई किसी भी पार्टिकल के पास चार्ज है वो डिपेंड करता है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, ठीक है। हम्म। सो अगर मैं कहूं कि भाई चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर और मटेरियल, इंट्रिंसिक का मतलब इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द हम्म। मटेरियल। तो चार्ज इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज देखो कि भाई ये मेरा अगर एक चार्ज था Q1, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ये आपका चार्ज था Q2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, सपोज मैंने बोला R है, ठीक है। तो मैंने बोला भाई कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा भाई इनमें। अगर मेरे चार्ज अपोजिट हैं तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट किससे करेंगे, जो भी आपने यहाँ पे देखा था कल, ये जो हाँ। फोर्सेस आपको दिख रहे थे ये क्या है, आपका इलेक्ट्रिक फोर्स ही तो है। यहाँ पे हाँ। जो चार्जेस आपको दिख रहे हैं इनमें जो फोर्स लग रहा है कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, हम्म। ठीक है। तो हम देखते हैं कि भाई ये जो आपका फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आपका चार्ज है Q1, ये है Q2, और दोनों चार्ज R डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है दैट इज K Q1 नहीं होगा, Q1 Q1 प्लस Q2 होल अपॉन आर स्क्वायर। R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा K है बेटा, ये एक टाइप का, ये जो K है ये डिपेंड करता है मीडियम पे, ओके। K दैट डिपेंड्स, मामा, हाँ, इसमें Q1 और Q2 प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दिख नहीं रहा। मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है। क्या? Q1 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो Q1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, Q2 पॉजिटिव, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों नेगेटिव होंगे। आपको लेना है साइन, ठीक हम्म। है। मीन्स आपका जो K है वो मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है Q1 और Q2, अगर मेरा कांस्टेंट है, डिस्टेंस को भी मैंने कांस्टेंट रखा, अगर मैं हाँ। मीडियम चेंज करूंगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब अगर मेरा मीडियम एयर है, वहां पे आपका इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू कुछ और होगा। अगर मेरा मीडियम वाटर है, वहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू कुछ और होगा। अगर मैंने दोनों चार्जेस को वाटर में रख दिया तो इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू अलग होगा। मीन्स क्या मैं ये कह सकता हूँ कि भाई जो भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। बेसिकली ये अभी मैं इलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फोर्स के अभी बारे में बताऊंगा, ठीक है। हम्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक का मतलब मैग्नेट फोर्स, जो मैं मैग्नेट को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, मतलब मीडियम पे डिपेंड करेगा। जैसे अगर आपको हम्म। याद है कि आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डिपेंड नहीं करता मीडियम पे। कोई भी मीडियम ले लो, चाहे वाटर ले लो, एयर ले लो, ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू सेम रहेगा। बट अगर मैं हाँ। इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहा हूँ, तो वो मीडियम पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं
देखो मैं केवल कंपैरिजन कर रहा हूँ कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। देखो मैग्नेट का मतलब है कि भाई आपके पास मैग्नेट होगा, एक साउथ पोल हो सकता है, नॉर्थ पोल हो सकता है। अपोजिट पोल हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और हाँ। सेम पोल एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल रिपेल। करेंगे। ठीक है। अब देखो कैसे आपको याद रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई ये, मैं कह रहा हूँ रिलेट कर रहा हूँ, मैं आई एम जस्ट रिलेटिंग द चार्जेस विद द पोल। तो बोला जाता है कि भाई जो आपका प्लस क्यू चार्ज है इट इज इक्विवेलेंट, मतलब रिलेट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्लस क्यू चार्ज इस पोल के बराबर है, मैं जस्ट रिलेट कर रहा हूँ कि प्लस क्यू चार्ज इज इक्विवेलेंट टू द नॉर्थ पोल, मैग्नेट का नॉर्थ पोल। जो मेरा माइनस क्यू चार्ज है दैट इज इक्विवेलेंट टू योर साउथ पोल, मैग्नेट का साउथ। मतलब अच्छा, यहाँ पे अगर, इसमें ले रहे हैं कि ये इस अभी के लिए। हाँ ये क्यों रिलेट करा रहा हूं मैं, ताकि आपको याद रहे कि ये अगर मेरा नॉर्थ है, ये अगर मेरा क्या है साउथ है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, मतलब दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि मेरे पे एक नॉर्थ पोल है, दूसरा भी मेरे पे क्या है नॉर्थ पोल है, तो मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, मतलब सेम पोल एक दूसरे को रिपल करते हैं और अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। या अगर मेरा अच्छा साउथ अच्छा। पोल है, साउथ पोल है, तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। रिपेल। तो मैग्नेट पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, आपका मैग्नेटिक फोर्स, मतलब जिस फोर्स से ये एक दूसरे को खींच रहे हैं या एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, तो इनमें कौन सा फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। मैग्नेटिक। हम्म, तो ये भी मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है बेटा, मीडियम पे डिपेंड करता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फोर्स हो चाहे वो मैग्नेटिक फोर्स हो। ठीक है। चलो एक पॉइंट तो आपको समझ में आ गया कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दैट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। दूसरा पॉइंट ये है कि ये भी आपका क्या है, लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज का मतलब ज्यादा डिस्टेंस तक इफेक्टिव रहेगा, इट इज ऑल्सो लॉन्ग रेंज फोर्स। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है, इट इज मोर स्ट्रोंगर, इट इज मोर स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ना। हाँ। ओके। इट इज मोर स्ट्रोंगर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मच टाइम the electromagnetic force is stronger than the gravitational force, तो कभी कभी बोला जाता है कि आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है is 10 to the power 36 times stronger than gravitational force। मीन जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है 10 to the power 36, लगा सकते हो 10 की पावर 36 कितना होता है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ठीक है। अगेन चौथा पॉइंट क्या है कि ये फोर्स क्या है बेटा, आपका सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मतलब मैंने आपको बताया था कि भाई अगर ये आपका एक चार्ज है यहाँ पे और ये आपका हम्म। दूसरा चार्ज है, ठीक है, इन दोनों का जो सेंटर है, इस सेंटर को मिला के एक लाइन खींचो, तो आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेट, चाहे वो इलेक्ट्रिक फोर्स है चाहे वो मैग्नेटिक फोर्स है, हमेशा इस लाइन में ही क्या करेगा, एक्ट करेगा, दैट इज योर सेंट्रल फोर्स। ठीक है। दैट इज योर सेंट्रल फोर्स। हम्म। पांचवा पॉइंट है कि ये आपका क्या है बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स है। हम्म। जस्ट जस्ट लाइक योर ग्रेविटेशनल, इट इज ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स। हमें एक बार आप कंजर्वेटिव फिर से समझा दोगे। कंजर्वेटिव का मतलब ये होता है बेटा कि सपोज मेरे पे एक पॉइंट है वन, दिस इज योर इनिशियल पॉइंट, योर स्टार्टिंग पॉइंट, एंड दिस इज योर फाइनल पॉइंट, जिस पॉइंट पे आपको जाना है। ठीक है। वन से और टू तक जाने के लिए मेरे जो पाथ हैं वो थ्री पाथ हैं। एक पाथ ये है, एक दूसरा पाथ ये है,
ठीक है, दिस इज द सेकेंड पाथ, दिस इज द फर्स्ट पाथ, और ये कह सकते हो कि दिस इज योर थर्ड पाथ। हम्म। ठीक है, अब तीनों पाथ में अगर फोर्स आपका कंजर्वेटिव है तो उस फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा तीनों पाथ में वो हमेशा सेम होने वाला है। मतलब हाँ, आपका जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, आपका जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड, नहीं करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर हाँ। मेरा पाथ वन है उसमें वर्क डन W1, पाथ टू है उसमें वर्क डन W2 है, पाथ थ्री है उसमें वर्क डन W3 है, तो ये तीनों वर्क डन क्या होंगे, सेम होंगे। अगर मैं हम्म। वन पे जो वर्क डन कर रहा हूँ 10 जूल का वर्क डन कर रहा हूँ तो भाई दूसरे वाले पाथ में भी कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन 10 जूल होगा, तीसरे वाले पाथ में भी कितना हम्म। होगा, 10 जूल होगा। लेकिन अगर मेरा फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है, लाइक योर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का फोर्स होता है नॉन कंजर्वेटिव, तो अगर मैं बोलूं कि भाई फ्रिक्शन फोर्स के कारण तीनों पाथों में वर्क डन बताओ, तो तीनों पाथों में आपका वर्क डन अलग अलग आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर फोर्स मेरा नॉन कंजर्वेटिव है तो वहां पे वर्क डन पाथ पे डिपेंड करेगा। ठीक है। हाँ। हाँ, ठीक। हम्म, ओके। तो कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है। नहीं करता, नहीं करता बेटा, नहीं। कंजर्वेटिव का मतलब पाथ, वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, मतलब हर पाथ में वर्क डन सेम होगा। ठीक, तो किसी भी उसमें वो वर्क डन डिपेंड नहीं करता या सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स में? केवल कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, ओनली कंजर्वेटिव। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये जो आपका फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिव, इट इज स्ट्रोंगेस्ट वन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट फोर्स हम्म। among द, जितने भी आपके फंडामेंटल फोर्स हैं। वन ऑफ मतलब सेकंड वन, वन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट का मतलब है दिस इज द सेकंड स्ट्रोंगेस्ट फोर्स। ठीक है, अभी आपको ये समझ तो आ गया है कि मेरे पे चार टाइप की जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं उसमें सबसे वीक फोर्स होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, दूसरे नंबर पे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। क्या कह रहे हो बेटा? तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। हाँ, वही होता है, वो अभी आएगा नेक्स्ट उसमें। हाँ, नेक्स्ट पार्ट है, जैसे आपने देखा होगा कि आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, वो हर पार्टिकल पे लगता है। बिकॉज हर पार्टिकल के पास क्या होता है, मास होता है, अगर मास होगा तो डेफिनेटली ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ठीक है, मामू, बट अगर मैं, तो हाँ न्यूक्लियर एनर्जी बेसिकली होती क्या है? बेटा अभी आने दो, अभी आया नहीं है, रुक जाओ, वेट करो। हाँ, नेक्स्ट क्या है मेरा, सेवन पॉइंट, सेवन पॉइंट क्या है, हाँ, जैसे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ऑल पार्टिकल के लिए अप्लीकेबल है, हम्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इट इज अप्लीकेबल टू द चार्ज पार्टिकल, इट इज अप्लीकेबल टू चार्ज पार्टिकल, बट ग्रेविटेशनल फोर्स आपका हर पार्टिकल के लिए वैलिड होता है। ठीक है, बिकॉज हर पार्टिकल के पास मास होता है। ठीक है, ओके, तो ये था मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब चलते हैं आपके तीसरे फोर्सेस की तरफ, जो आपके देखो ये जो दो फोर्सेस हैं that is हम्म। based on your macroscopic phenomena that is arises from the macroscopic object, जिसको आप फील कर सकते हो, you can see the phenomena like that, these are arises from the macroscopic phenomena, your gravitational and electromagnetic। अब हम बात करने वाले हैं एट द माइन्यूट लेवल, एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, मतलब बहुत छोटी सी चीज, मटेरियल आप देख सकते हो,
बट मटेरियल के अंदर जो मॉलिक्यूल है यू कैन नॉट सी। मटेरियल के अंदर जो एटम है आप देख नहीं सकते, और उस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनको भी आप देख नहीं सकते। तो ये जो माइक्रोस्कोपिक में मैं बात कर रहा हूँ, मतलब एटम्स के अंदर की बात कर रहा हूँ। माइक्रोस्कोप मतलब माइन्यूट लेवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उन माइक्रोस्कोपिक में आपके दो टाइप के फोर्सेस होते हैं। जो पहला जो फोर्स होता है मेरा, दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। और ये वाला जो फोर्स होता है बेटा, दैट इज इनसाइड द न्यूक्लियस। ये जो फोर्स हम्म। आपका एग्जिस्ट होता है, दैट इज इनसाइड द न्यूक्लियस। इनसाइड द न्यूक्लियस मीन्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये आपका एटम्स है। कोई भी एटम्स ले लो, ठीक है। कोई भी एटम्स ले लो, सपोज ये आपका न्यूक्लियस है। एक मिनट, इसको अच्छे से बनाते हैं। दिस इज योर न्यूक्लियस, ओके। और सपोज इस न्यूक्लियस के अंदर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पे सपोज 1 2 3, मतलब 3 प्रोटॉन है और 3 न्यूट्रॉन है, ओके। हाँ। तो ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। ये आपका है न्यूक्लियस। और जिसको हम क्या कहते हो, न्यूक्लियॉन्स भी कहते हो, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या है, प्रोटॉन का। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। ओके, ये एटम्स है। एटम्स के एटम्स का जो सेंट्रल, हाँ, जो न्यूक्लियस होता है ये एटम का सेंट्रल पार्ट होता है। सेंट्रल मतलब मिडिल में, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या होता है, सेंटर, सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम्स, हम्म। ठीक है। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ आपके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, लाइक, ठीक है। कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। बेसिकली मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये एटम्स, कभी आपने सुना होगा कि भाई एटम क्या है, न्यूट्रल है। हाँ। किसी एटम को हम न्यूट्रल क्यों कहते हैं? न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव। अब देखो, नंबर ऑफ पॉजिटिव का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, नेगेटिव। प्रोटॉन का तो चार्ज क्या है, मतलब न्यूट्रॉन को नहीं करते क्या? न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता ना बेटा। न्यूट्रॉन पे केवल मास होता है, उसका केवल उसके पास मास होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। हाँ, अब देखो, आपने एक चीज बोला था, न्यूक्लियर एनर्जी। देखो, न्यूक्लियर हम्म। एनर्जी कब होती है बेटा, हम बात करते हैं न्यूक्लियस के अंदर जो भी रिएक्शन हो रही है। न्यूक्लियस के अंदर जो भी रिएक्शन हो रही है, ठीक है, इसने यहाँ पे कुछ रिएक्शन हुआ और उसने कुछ एनर्जी को रिलीज किया, ओके। वट एवर द फिनोमिना इज गोइंग इनसाइड द न्यूक्लियस, जितने भी फिनोमिना न्यूक्लियर के अंदर हो रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर हो रहे हैं, और उनसे जो एनर्जी निकल रही है, रिलीज हो रही है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। जैसे आपने कहा न्यूक्लियर बॉम्ब सुना होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियर बॉम्ब बेसिकली किससे रिलेटेड है, न्यूक्लियस के अंदर की बात हम कर रहे हैं। इस न्यूक्लियस के, इसके पास बेटा बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। अगर कोई न्यूक्लियर बॉम्ब है, जब वो ब्लास्ट होता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनर्जी का मतलब है कि जब जो कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन, जब न्यूक्लियर न्यूक्लियर रिएक्शन का मतलब ये है कि आपकी रिएक्शन किसके अंदर हो रही है, न्यूक्लियस के अंदर हो रही है। आपकी रिएक्शन किसके अंदर हो रही है, न्यूक्लियस के अंदर हो रही है। तो उनसे जो भी एनर्जी बाहर निकल रही है, दैट इज योर न्यूक्लियर एनर्जी। मेरी बात समझ रहे हो? तो जहां भी हाँ। न्यूक्लियर का मतलब है, न्यूक्लियर का मतलब आपकी जो प्रोसेस हो रही है, फिनोमिना किसके अंदर हो रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर हो रहे हैं, ठीक है। क्या हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर। तो आपने देखा होगा जितने भी आपके न्यूक्लियर बॉम्ब हैं, बेसिकली किसके अंदर, जो भी जब भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनते हैं, तो बेसिकली रिएक्शन किसके अंदर होती है, आपकी न्यूक्लियस के अंदर। बिकॉज अगर ये ब्लास्ट होगा, न्यूक्लियर बॉम्ब अगर ब्लास्ट होगा, तो बहुत ज्यादा एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है। हाँ, अब देखो मैं क्या कहने वाला हूँ।
अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहाँ पे लगने वाला है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है बेटा केवल न्यूक्लियॉन्स पे। न्यूक्लियॉन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे। हाँ। अब देखो, अब आपका एक डाउट होगा सर, प्रोटॉन का चार्ज भी पॉजिटिव है, प्रोटॉन का चार्ज भी पॉजिटिव है, चलो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है और यहाँ पे भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करना चाहिए? रिपेल करने चाहिए। हाँ। रिपेल करने चाहिए ना, मतलब वो दूर भागेंगे। दूर भागेंगे तो आपका न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। हम्म। ठीक है। हाँ। अब इन प्रोटॉन को कौन होल्ड करेगा? मतलब इतना ज्यादा फोर्स चाहिए सो दैट ये प्रोटॉन एक दूसरे से दूर ना जा पाए। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स दैट होल्ड दीज न्यूक्लियॉन्स, मतलब ये जो प्रोटॉन है ये हमेशा होता है बेटा अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये जो हम्म। जो आपको अट्रैक्टिव फोर्स दिख रहा है, दैट इज योर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जैसे यहाँ पे देखो, ये प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे से दूर जाएगा, तो ये इसको कौन होल्ड करेगा? आपका न्यूक्लियर फोर्स। हम्म। अगेन, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज। ये सब पे लगता है, प्रोटॉन प्रोटॉन पे भी लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे भी लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे भी लगता है, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बोला कि भाई ये आपका प्रोटॉन है, ये आपका न्यूट्रॉन है, तो इस पे भी लगेगा। जैसे मैंने बोला न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है, तो ये न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन है, इस पे भी लगेगा। ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन हम्म। है, तो इस पे। तो मतलब ये जो न्यूक्लियर फोर्स है, इसका रोल क्या है? दैट होल्ड एंड बाइंड द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। क्लियर है अगर? हम्म। न्यूक्लियर फोर्स कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियर। न्यूक्लियस के अंदर काम क्या होता है? जो भी मेरे न्यूक्लियॉन्स है उनको बाइंड और करना, बांध के रखना, उनको होल्ड करना। ठीक न्यूट्रॉन है। या फिर प्रोटॉन होंगे। हाँ, प्रोटॉन, इसीलिए मैंने कहा कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज। क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई अच्छा। तो चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे आपका इलेक्ट्रिक फोर्स क्या था? पॉजिटिव था, दो, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो मतलब चार्ज पे डिपेंड कर रहा है वहां पे। अगर वहां पे दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं, तो दोनों चार्ज एक दूसरे से क्या करेंगे? दूर भागेंगे। प्योर बात। ठीक है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, इसको थोड़ा डेफिनेशन में लिखते हैं। इट इज स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, strong attractive force which binds the nucleon, which binds the nucleon। मतलब अगर मेरा प्रोटॉन प्रोटॉन है, अगर मैंने आपसे बोला कि इनको कौन बांध के रख रहा है, तो आप बोलोगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अगर मैंने बोला न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इनको कौन बांध के रख रहा है, तो आप बोलोगे दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अगर मैंने बोला एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, इसको कौन बांध के रखेगा? दैट इज योर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। तो जस्ट लुक एट हियर, इट डजेंट डिपेंड अपॉन द करेक्टरिस्टिक ऑफ द चार्ज। चाहे मेरा चार्ज पॉजिटिव है, चाहे मेरा चार्ज जीरो है, हर न्यूक्लियॉन पे लग रहा है ये, चाहे वो प्रोटॉन हो चाहे वो न्यूट्रॉन हो। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि आपका जो न्यूक्लियर फोर्स है, द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या है कि इसको कोई मतलब नहीं है कि चार्ज मेरा पॉजिटिव है, चार्ज मेरा जीरो है। ये सब पे लगेगा। और किसके अंदर लगेगा बेटा? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है। तो मैं अभी किसकी बात कर रहा हूँ? तो माइक्रोस्कोपिक लेवल की न्यूट्रॉन बात कर रहा हूँ। क्या? न्यूक्लियस से बाहर नहीं जा सकते। नहीं नहीं नहीं, न्यूक्लियस के बाहर नहीं। अगर न्यूक्लियस के बाहर चल जाएगा तो बेटा अनस्टेबल हो जाएगा ना चीजें। तो इसीलिए कह हाँ। रहा हूँ ये जो फोर्स है केवल न्यूक्लियस के अंदर ही लगेगा। ठीक है, बाहर में नहीं लगेगा। अनस्टेबल होने से हाँ, क्या होता है? इक्वेशन आया है, इक्वेशन आया है, देखो कि क्या इलेक्ट्रॉन पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है कि नहीं लगता है, मुझे बताओ। एक क्वेश्चन आया था, इज इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस
is does electron experience a strong nuclear force, yes or no? नो। बिकॉज आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से क्या है, बाहर है। ये लगता है न्यूक्लियस के अंदर, तो इसको केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, मैं सारे पॉइंट इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज अब धीरे धीरे काम आएगा, बिकॉज अभी ये तो आपका वही चल रहा है। आई थिंक 2-3 क्लास में आपका फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम फर्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। द इलेक्ट्रॉन डज नॉट, मैं इतना स्लोली चल रहा हूँ क्योंकि अभी आप पे 2 साल में मुझे कंप्लीट करना है आपका फिजिक्स, तो इसलिए मैं स्लोली स्लोली चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इलेक्ट्रॉन डज नॉट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बिकॉज इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, आउटसाइड द न्यूक्लियस। नाउ कम टू द अनदर पॉइंट। देखो बेटा, ये जो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है केवल इतने पार्ट तक ही इफेक्टिव होता है। देखो ये आपका जो न्यूक्लियर है, जो न्यूक्लियस है, इसका जो साइज है यहीं तक इफेक्टिव रहता है। अब न्यूक्लियस हाँ। का साइज कितना होता है, 10⁻⁻15। 10⁻⁻15 कितना हो गया, 0.0000 लाइक दैट। ठीक है, हम्म। अब डिस्टेंस कम है ना, 10⁻⁻15 बहुत छोटा डिस्टेंस है, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट का मतलब कम डिस्टेंस तक इफेक्टिव है। हाँ। तो बोला जाता है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज फोर्स मतलब इट इज इफेक्टिव अप टू 10⁻⁻15 मीटर। और 10⁻⁻15 को कभी कभी बोला जाता है बेटा 1 फर्मी। समझ रहे हो? वन। नहीं। फर्मी होता है आपका 10⁻⁻15, जो होता है आपका न्यूक्लियस का साइज। मतलब इतनी रेंज तक ये वाला फोर्स आपका इफेक्टिव होगा। ठीक है, अब इसमें एक हाँ। छोटी सी चीज है, एक ऑब्जर्व किया गया है एक्सपेरिमेंट के जरिए, कि अगर मेरा जो डिस्टेंस है, मतलब न्यूक्लियन के बीच के ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये वाला, मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच का डिस्टेंस, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच का डिस्टेंस, लाइक दैट। तो ये देखा गया कि अगर ये डिस्टेंस लेस देन 0.5 फर्मी से लेस देन है, अगर ये डिस्टेंस 0.5 फर्मी से लेस देन है, तो आपका जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है एक रिपल्सिव फोर्स की तरह बिहेव करता है। अच्छा। लेकिन अगर मेरा डिस्टेंस 0 फर्मी से ज्यादा है, मतलब लगभग 1 फर्मी से, मतलब मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 फर्मी। डिस्टेंस मैक्सिमम कितना हो सकता है, अ, 1 फर्मी। एक। क्योंकि ये इफेक्टिव कहाँ तक है, 1 फर्मी तक। 0.5 फर्मी तक है, लेस देन है ना 1 फर्मी से। तो अगर आपका डिस्टेंस 0.5 फर्मी से ज्यादा है, मतलब आप कह सकते हो अप टू 1 फर्मी तक, अप टू 1 फर्मी, मतलब कहाँ से कहाँ तक, 0.5 से जो भी आपका डिस्टेंस है 1 फर्मी तक, दैट इज उस समय ये अट्रैक्टिव नेचर को फॉलो करेगा। क्लियर है यहाँ तक? ये थोड़ा कभी हाँ। कभी 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 आ जाता है, बिकॉज मैं इतने माइन्यूट लेवल पे बता रहा हूँ ना बेटा, माइन्यूट लेवल मतलब बहुत छोटी से लेवल पे बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत हम्म। जगह आपका काम आएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, कहाँ तक इफेक्टिव है, 1 फर्मी तक। 1 फर्मी होता है 10⁻⁻15, जो आपका एक न्यूक्लियस का साइज होता है। ठीक है, अगर आपका डिस्टेंस डिस्टेंस मतलब न्यूक्लियन के बीच का डिस्टेंस अगर 0.5 फर्मी से छोटा है,
तो वो रिपल्सिव फोर्स की तरह बिहेव करेगा। अगर उससे ज्यादा है, ज्यादा मतलब 0.5 से ग्रेटर देन, और कहाँ तक मैक्सिमम हो सकता है 1 फर्मी तक, तो वो आपका अट्रैक्टिव फोर्स की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। हाँ, हाँ। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं, 1 मिनट है, ये दिखाई नहीं दे रहा, हाँ। देखो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है ना बेटा, ये आपका न्यूक्लियस है, और ये आपका सपोज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है 10 टू द पावर, मतलब अप्रोक्सीमेट देखा गया है 10 टू द पावर -10 मीटर। अगर मैं आपसे बोलूं विच वन इज ग्रेटर, 10 टू द पावर -10 और 10 टू द पावर -15, विच वन इज ग्रेटर? -10। हाँ, -10, तो दैट इज -10 किसके बराबर होता है आपका? एक एंगस्टॉन। तो 1 एंगस्टॉन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। समझ रहे हो? हम्म। ठीक है, तो बेटा आप चलते हैं। अभी ये मीटिंग एंड होने वाली है। ठीक है, हाँ। तो अभी तो मैं ले नहीं पाऊंगा आपकी क्लास। ठीक है, तो कल मिलते हैं। तो आपकी मैं आप 8 o'clock पे नहीं आते क्या सीधे? कोशिश करूंगी मैं। कोशिश करूंगी, हाँ ठीक। कल तो आपकी क्लास नहीं है ना? कल तो नहीं होगी। तो मैं सोच रहा हूँ कल मैं आपका 1 घंटा लूंगा, 7:30 से 8:30। क्लियर है, जब आपकी क्लास नहीं होगी। हेलो। ओके। आपका उसका भी ट्यूशन है ना, किसका? मैथ्स का? मैथ्स का ट्यूशन कब रहता है? 7 o'clock से तो 8:50। 7 o'clock से 8:15, ओके। तो कितने बजे लूँ मैं क्लास? आप मेरी ऐसा करना, आप 8:15 से 9:15 ले ले, नहीं फिर आपको वहां जाना होता है ना, जाना होता है। तो आई कोई विल। 7:30 से 8:30 ले लेना। और आपका मैथ नहीं, मैथ्स का ट्यूशन छोड़ना नहीं है बेटा, वो लेना ही है आपका। ठीक है, चलो वी विल कम 9:30 टू हाँ। 10:15, हो सही है ना? 9:30 टू हाँ। 10:15, ठीक है। तो जब आपकी क्लास नहीं होगी, जिस दिन आपका मैथ्स का ट्यूशन होगा, तो 9:30 से 10:15 ठीक है। हम्म। और जब आपकी क्लास रहेगी तो वही 8 o'clock से 8:30, और 9:30 से 10 o'clock, ठीक है। ठीक है, ओके ओके बेटा, कल मिलते हैं।